नमस्कार। जरा सोचिए, क्या किसी समाज को भ्रष्टाचार से बचाने का बस एक ही तरीका हो सकता है? और वो तरीका ये हो कि उसके शासकों के पास कुछ भी अपना न हो। सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना? पर ये कोई नया आइडिया नहीं है। ये एक बहुत पुराने यूनानी दार्शनिक प्लेटो का एक बड़ा ही क्रांतिकारी विचार था। तो आज हम उनके इसी संपत्ति के साम्यवाद की दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या एक ऐसा समाज बनाया जा सकता है जो इंसानी लालच के सामने कभी झुके ही नहीं? प्लेटो को पूरा यकीन था कि हाँ, बिल्कुल बनाया जा सकता है, और उन्होंने इसका तोड़ भी निकाल लिया था। एक ऐसा सामाजिक ढांचा जो उनके हिसाब से भ्रष्टाचार को जड़ से ही मिटा देगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। प्लेटो ने सबसे पहले उस एक चीज पर निशाना साधा जिसे वो किसी भी समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते थे, और वो खतरा है जब रक्षक ही भक्षक बन जाए। प्लेटो का डायग्नोसिस मतलब उनकी पकड़ बिल्कुल साफ थी। उनका मानना था कि जब राजनीतिक ताकत और निजी दौलत एक ही इंसान के हाथ में आ जाती है तो इसका नतीजा हमेशा हमेशा एक ही होता है, भ्रष्टाचार और तानाशाही। ये एक इतना खतरनाक कॉम्बिनेशन है जो किसी भी समाज को बर्बाद कर सकता है। और इस बात को समझाने के लिए प्लेटो ने एक जबरदस्त मिसाल दी। उन्होंने चेतावनी दी कि जिन लोगों को राज्य की रक्षा के लिए रखा गया है, यानी कि समाज के रखवाले कुत्ते, वही लोग निजी संपत्ति के लालच में पड़कर खूंखार भेड़िए बन जाते हैं। फिर उनका मकसद सेवा करना नहीं रह जाता, बल्कि सिर्फ अपना पेट भरना बन जाता है। और फिर जिनकी उन्हें रक्षा करनी चाहिए वो उन्हीं का शिकार करने लगते हैं। तो इस भयानक समस्या का प्लेटो ने क्या हल निकाला? उन्होंने एक ऐसा रैडिकल कदम सुझाया जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा हो। वो था शासकों और उनकी निजी संपत्ति के बीच के रिश्ते को ही हमेशा हमेशा के लिए तोड़ देना। लेकिन यहाँ एक बड़ा दिलचस्प ट्विस्ट है। प्लेटो का ये जो नियम था ना, ये पूरे समाज के लिए नहीं था। नहीं, ये सिर्फ टॉप पर बैठे कुछ चुनिंदा लोगों के लिए था, यानी शासक और सैनिक, जिन्हें प्लेटो गार्डियंस या संरक्षक कहते थे। बाकी सब लोग जैसे किसान, कारीगर, व्यापारी, वो अपनी प्रॉपर्टी रख सकते थे। ये जो त्याग का बोझ था, ये सिर्फ और सिर्फ सबसे शक्तिशाली लोगों के कंधों पर था। तो सोचिए, इन गार्डियंस की जिंदगी होती कैसी? बिल्कुल किसी तपस्वी जैसी। वो सैनिकों की तरह एक साथ बैरकों में रहते, एक ही जगह बैठकर खाना खाते। उनका अपना कोई घर नहीं होता, कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं, कुछ भी नहीं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई गरीबी नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत बड़ा त्याग था, एक महान बलिदान। और असल में यही प्लेटो के सिस्टम का सबसे बड़ा पॉइंट था। इसका मकसद इकोनॉमिक इक्वालिटी लाना, यानी सबको आर्थिक रूप से बराबर करना नहीं था, बिल्कुल नहीं। इसका असली मकसद था राजनीति को पवित्र रखना, उसे शुद्ध रखना। ये शासकों को एक तरह से एक पवित्र तपस्वी के दर्जे पर पहुंचाने की कोशिश थी, जो दुनिया के हर लालच से कोसों दूर हो। इस इतने बड़े त्याग के पीछे दो बड़ी गहरी वजह थी। पहली वजह थी साइकोलॉजिकल। देखिए, प्लेटो मानते थे कि समाज एक शरीर जैसा है। शासक उसका दिमाग है जो तर्क से चलता है, और धन की इच्छा पेट की भूख की तरह है। अब अगर दिमाग ही पेट की भूख मिटाने में लग जाएगा तो वो सही फैसले कैसे लेगा? और दूसरी वजह थी फिलोसॉफिकल। एक शासक का सिर्फ एक ही काम है, अच्छा शासन करना। अगर वो प्रॉपर्टी मैनेज करने में लग गया तो उसका ध्यान अपने असली काम से भटक ही जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये क्रांतिकारी आइडिया सच में काम कर सकता था? हर कोई इस बात से सहमत नहीं था, और सबसे तीखी और सबसे बड़ी आलोचना आई खुद प्लेटो के सबसे होनहार स्टूडेंट की तरफ से। और वो स्टूडेंट थे अरस्तू। अरस्तू ने बिल्कुल सीधी और साफ बात कही। उन्होंने कहा कि प्लेटो का ये पूरा सिस्टम, ये ह्यूमन नेचर यानी इंसानी फितरत के ही खिलाफ है। ये लोगों से उनकी पर्सनल हैप्पीनेस छीन लेता है, और मेहनत करने की सबसे बड़ी वजह यानी अपनी चीज़ों की देखभाल करने का जज्बा, उसी को ख़त्म कर देता है। अरस्तू का मानना था कि किसी चीज़ को मेरा कहने में जो खुशी मिलती है वो अनमोल है। अरस्तू की पहली और सबसे मजबूत दलील थी ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स, जिसे हम साझा संपत्ति का अभिशाप भी कह सकते हैं। उनका तर्क बड़ा सिंपल था। जिस चीज़ पर सबका हक होता है ना, असल में उसकी परवाह कोई नहीं करता। लोग अपनी निजी चीज़ों का तो बड़ा ख्याल रखते हैं, लेकिन जो चीज़ सबकी होती है वो अक्सर अनदेखी और बर्बादी का शिकार हो जाती है। और फिर इसी बात पर समाज में झगड़े होते हैं। अरस्तू ने इस बात को अपने शब्दों में क्या खूब कहा था
जिस पर सबसे ज्यादा लोगों का हक होता है, उसकी सबसे कम परवाह की जाती है। एक पल रुककर सोचिए, ये बात आज भी कितनी ज्यादा सच लगती है, चाहे वो कोई पब्लिक पार्क हो या कोई सरकारी दफ्तर। अरस्तू की दूसरी आलोचना तो और भी ज्यादा गहरी थी। उनका कहना था कि जब लोगों से उनकी अपनी संपत्ति ही छीन ली जाएगी, तो उनसे उदार या दानी होने का मौका भी तो छिन जाएगा। भाई, आखिरकार कोई दान भी तो उसी चीज का कर सकता है जो उसकी अपनी हो। अगर निजी संपत्ति ही नहीं होगी, तो उदारता और दान जैसे अच्छे गुण समाज से खत्म ही हो जाएंगे। और एक और बहुत बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी। आलोचकों का कहना है कि सिर्फ शासकों से उनकी संपत्ति छीनकर प्लेटो असल में समाज को दो हिस्सों में बांट रहे थे। एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, किसान, व्यापारी, और दूसरी तरफ वो जिनके पास कुछ भी नहीं है, यानी शासक। तो ऐसी व्यवस्था एकता कैसे लाएगी? ये तो समाज में गहरी खाई खोद देगी, दो दुश्मन गुट बना देगी। तो आखिर में प्लेटो के इस महान एक्सपेरिमेंट के बारे में क्या कहा जाए? चलिए अब इसका पूरा लेखा जोखा करते हैं और देखते हैं कि क्या उनकी बीमारी की पहचान उनके दिए गए इलाज से बेहतर थी। शायद प्लेटो के पूरे विचार में सबसे बड़ी कमी यही थी। उन्होंने एक अंदरूनी, एक रूहानी समस्या यानी इंसानी लालच को एक बाहरी, एक भौतिक तरीके से हल करने की कोशिश की, यानी प्रॉपर्टी ही खत्म कर दो। जैसा कि किसी ने बहुत सही कहा है, ये एक आध्यात्मिक बीमारी का भौतिक इलाज करने जैसा था, जबकि सच्ची एकता और ईमानदारी किसी नियम कानून या जबरदस्ती से नहीं आती, वो तो अच्छी शिक्षा और संस्कारों से आती है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि भले ही प्लेटो का दिया हुआ सॉल्यूशन प्रैक्टिकल नहीं था और शायद थोड़ा अमानवीय भी, लेकिन जिस समस्या की उन्होंने पहचान की थी वो आज भी उतनी ही बड़ी और खतरनाक है। कौन सी समस्या? राजनैतिक और आर्थिक ताकत का एक ही जगह इकट्ठा हो जाना। तो हम कह सकते हैं कि उनका डायग्नोसिस एकदम सटीक था, भले ही उनकी दवा गलत निकली। और ये सब हमें वापस उसी एक बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। कोई भी समाज ये कैसे पक्का करे कि उसके रखवाले ही उसके शिकारी न बन जाएं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर पीढ़ी को अपने लिए खुद ही खोजना पड़ता है।